हेलो। मेरा नाम है इजहान खान। एज यू ऑल नो, मैंने आपका फर्स्ट क्लास लिया था, बेसिक्स ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। आई करेंटली स्टडी इन आईटी पटना, राइट? आई एम परसुइंग माय सिविल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल डिग्री of 4 years. I got a JEE advanced rank of 12785, and in mains I had a 98.7 percentile or 8 percentile maybe. I don't remember it right now. Okay, so मैंने आपको लास्ट क्लास में बेसिक्स बताया था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का, एंड बताया था कि मतलब कब हम लोग इसको लिमिट्स को मतलब कंसीडर करते हैं, कब नहीं करते हैं, लिमिट का मतलब क्या होता है। क्विक रिकैप के लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू समथिंग का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन एफ एक्स में जब हम लोग एक्स की वैल्यू नियर अबाउट टू ए ले आएंगे, नियर अबाउट, लाइक नॉट एग्जैक्टली ए, क्योंकि ए डालने पे हम लोग का फंक्शन बन रहा होगा 0/0, सो विच इज आप लोग को बता चुका हूँ मैं, इनडिटर्मिनेट। ये डिटर्मिनेट नहीं है, इसकी वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। इस फॉर्म का क्वेश्चन हम लोग वैल्यू पुट करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इट इज एन इनवैलिड टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। लिमिट के लिए हम लोग ए से बहुत क्लोज कोई भी वैल्यू जो नंबर लाइन पे होगी वो डाल के देखेंगे, जैसे कि ए माइनस 0.000 एंड सो ऑन 1, या तो ए प्लस 0.000 एंड सो ऑन 1। सो इतना मैंने क्लास क्लास में बताया था, और मैंने बताया था कब हम लोग लिमिट्स देखते हैं, कब नहीं देखते हैं। आई होप आप लोग ने भी अपना एनसीईआरटी रीडिंग किया होगा। So now in today's class, I think that it will be good that if we solve some questions of these, like there must be some exercises. I just found out ये एग्जाम्पल्स मैंने सारे आपको बता दिए थे, बट आप ये देखो कि आप ऐसे मत सोचो कि आप सोल्यूशन दूसरे का देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसे नहीं चीजें चलती हैं। ये क्वेश्चंस आपको खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे सारे, और जहां डाउट हो उसके लिए है। आप कंसीडर करो इनको कि करना आप ही को है। मैं बस उस लिए बता रहा हूँ कि किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो वो देख सके, ठीक है? सोल्यूशन देख के नहीं सीख सकते, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है? सो लेट्स जंप ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 3, राइट? सो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। सबसे पहला स्टेप वन क्या था, इफ यू कैन रिकॉल इट? स्टेप वन था कि हम लोग एक्स को जो भी वैल्यू है ए, वो पुट करके देख लेंगे। सो सिंपली मैंने यहाँ पे एक्स की जगह अपनी ए वैल्यू पुट कर दी, एंड देन आई फाउंड आउट दैट इट इज 6, विच इज अ वैलिड आंसर। दिस इज अ वैलिड आंसर, वैलिड आंसर। सो क्या इसमें लिमिट के तरीके से सोचने की जरूरत थी या कुछ? नो, बिकॉज आपको एक वैलिड आंसर मिल रहा है ऑलरेडी। सो इट इज अ valid answer, and so this is the only answer which you will get, right? Now अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। x tends to a pi, x minus 22/7। सबसे पहले ये बताओ मुझे, पाई का सिग्निफिकेंस कोई बता सकता है? देखो, पाई पाई को केवल ऐसे याद करना कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 इज वेरी रॉन्ग। लाइक पाई का बहुत कुछ इंटरेस्ट, आप बहुत कुछ जान सकते हो पाई की वजह से। ये एक आपका जैसे टायर है जो कि रोल हो रहा है ग्राउंड पे। इस अगर आपके पास ऐसी डेप्थ है तो ही आप मैथ्स में कुछ मतलब एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर ये आपका टायर है जो कि जिसका डायमीटर मैंने आपको दे दिया डी है, एंड दिस रोल्स ऑन द ग्राउंड, सो इफ आई से दैट ये पॉइंट ए है, अगर मैं इसको पूरा खोल के आगे तक बना दूं, मतलब ए को, ये इस टायर के अराउंड जो भी मैंने एक वायर बांधा है उसको मैं खोल दूं, और यहाँ पे ए अगेन आ जाए, तो ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी? दिस विल बी अ पाई डी। ये बताता है हम लोग को पाई कि अगर डायमीटर डी का कोई सर्कल है तो उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो पाई टाइम्स डी होगा। तो पाई क्या हो गया? पाई इज अ रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर। ये तो थोड़ी एक्स्ट्रा बात हो गई, लेकिन मतलब इस डेप्थ में आपको मतलब चीजें आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, मतलब बेसिक की बात चल क्या रही है। सो द क्वेश्चन अगेन, x was tending to a pi, and we have a question as this. So step one again फिर से वही,
एक्स की जगह हम लोग ने पाई को पुट कर दिया है -22/7. डज दिस गिव मी एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म? नो. बट कई बच्चे इसको जीरो लिखाएंगे, कई बच्चे इसको लिख देंगे ऐसे, विच विल बी रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. इन लिमिट वाले क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू डालने की आपको जरूरत नहीं है. आपका सिंपली आंसर होगा पाई -22/7. गॉट इट? यही आपका आंसर है. आपको पाई की वैल्यू जो भी लिमिट के क्वेश्चंस में आपको एक्स का कंस्ट्रेंट दिया है, जैसे एक्स टेंडिंग टू ए दिया है, तो आपको सिंपली ए पुट करना है. आपको उसके आगे मतलब कुछ भी नहीं, उसकी वैल्यू या कुछ सॉल्व करके अलग से ऐसा कुछ आपको नहीं करना है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is this limit pi r square. Okay, let me use the word first. So let's start. Limit r tends to a 1. All right, and there is a pi r square. तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे. Square. What is this giving you? Simply a pi, which is a valid answer. So this is your answer. Okay. Now next question will be limit x tends to a 4, and your question is 4x plus 3 divided by x minus of 2. करके देखते हैं एक बार. Which gives you a valid answer again. Now let's question. So next question था हम लोग का 5th, क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को पावर्स दिए हैं x10 x5. अरे नहीं, इसमें भी वैसे ही बन रहा है. हाँ हाँ, माइनस. अभी भी नहीं लगेगा. x टेंड्स टू a -1, then x की पावर 10 plus x की पावर 5 plus 1 x minus of 1. x की वैल्यू अगर मैं कहूँ -1 है, x स्क्वायर -1 into which is -1 into -1, x cube which is this whole thing which was a +1 multiplied with -1. तो हम लोग ने पाया कि x की पावर ऑड for x being less than 0 gives x की पावर ऑड हो जाएगी लेस देन 0, एंड x की पावर इवन for x greater than, no sorry, x less than 0 gives x की पावर even will be a positive number. इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब कि जैसे मैंने आपसे कह दिया कि x की वैल्यू है -2, और मैं कह दूं -2 का क्यूब -8, बट -2 का स्क्वायर 4, लाइक दिस. ओके, सिंपल. सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है कि x10 plus x5 plus 1 divided by x minus 1, where limit was tending to a -1. ओके, तो यहाँ पे इवन है, इवन में हो जाएगा 1. यहाँ पे ऑड है, ऑड में हो जाएगा -1. ऑड मतलब पावर्स. ऑलराइट, और यहाँ पे +1 दिया हुआ है और नीचे -1. तो ओके, विच इज अ वैलिड आंसर, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है. अब जैसे इस बार आप ट्राई करोगे खुद तो आप पाओगे कि 0/0 फॉर्म इसमें बन रहा है. लेकिन ऐसे नहीं, पहले मतलब ऐसे देख के तो मतलब मैंने बोल दिया, बट आपको कैसे करना है, आपको वही उसी क्रोनोलॉजी से चलना है जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं. x टेंड्स टू अ 0, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस ऑफ 1 बाय x. वैल्यू पुट कर दो. वैल्यू पुट करते ही हो जाएगा 1 की पावर 5 माइनस 1 बाय 0, विच इज अ 0/0 फॉर्म. नॉट दिस इज एन इनवैलिड फॉर्म. अब इसका मतलब था कि आपको यहाँ पे कुछ और भी करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए. तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला आता है मेथड हम लोग को सिंप्लीफाई का, जो काफी मतलब लास्ट क्लास में हम लोग ने इसके डिटेल में देखा था कि क्वाड्रेटिक बनता है. क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग उसको मतलब कुछ भी करके
उसको मतलब क्वाड्रेटिक था, मैंने आपसे कहा था x-2 अगर बेस में आ रहा है तो ट्राई करो ऊपर भी x-2 बने, ताकि वो दोनों आपस में कट जाए, नीचे 1 आ जाए, तो वो आपका डिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। ये सब मैंने बताया था ना आपको। सिंप्लीफाई एक तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है फॉर आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब होता है सिंपल बेसिक फॉर्मूले। लाइक मैं कह दूं x टेंड्स टू अ जीरो, ऊपर आ रहा है साइन x, नीचे आ रहा है x, तो देखा जाए तो ये भी 0/0 फॉर्म है, लेकिन इसका आंसर आ जाता है 1। तो ऐसी आइडेंटिटीज अभी आगे आएंगी तो मैं आपको याद करा दूंगा, बट अभी के लिए हम लोग ने क्या सीखा था, सिंपलीफाई। सो अब देखते हैं कि इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझको कोई बताए x+y का होल स्क्वायर। सबको ही याद होगा ये, x² प्लस 2xy प्लस y²। राइट, ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट सबको याद होना ही चाहिए, मतलब याद तो कई सारी चीजें होनी चाहिए, बट ये तो बेयर मिनिमम है। ओके, और इसका बताओ, ये भी आपको याद होना चाहिए, लाइक हमेशा x³ प्लस y³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ x² y प्लस 3 टाइम्स ऑफ xy²। या इसको सिंपली याद रखने के लिए कई लोग ऐसे भी याद करते हैं इसको, प्लस 3xy टाइम्स ऑफ x+y। जैसे भी आपको याद हो, लेकिन इतना तो मतलब याद होना ही चाहिए आपको। तो अब थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है, क्योंकि x, हाँ x+1 की पावर 5 दी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है बाइनोमियल का। ठीक है, एक बात याद रखो, जिन भी क्वेश्चंस में ऐसे मिक्स कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, मतलब कि इसमें लिमिट भी यूज हो रही है, थोड़ा सा बाइनोमियल भी यूज हो रहा है, सॉरी, तो आप लोग ये समझ जाओ कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि वो लोग टेस्ट करते हैं सिंपल, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देंगे वो। समझ लो मेरी बात, ये क्वेश्चन नहीं देंगे वो आपको। इसमें आपको करना ही क्या था, वैल्यू पुट करनी थी। 10,000 बच्चा पेपर देगा, 10,000 बच्चा ये कर लेगा, सो उनको सेग्रीगेट करना है, तो वो कुछ चेंजेस, कुछ क्वेश्चंस वैसी कॉम्प्लेक्सिटी लाते हैं कि उसमें आपको दिमाग लगे। अब तो देखते हैं हम लोग इसमें बाइनोमियल हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल का, आई होप अगर आप लोगों ने पढ़ा हो पहले तो फॉर्मूला याद होगा, वरना आप लोग आगे पढ़ोगे ये। अभी मैं थोड़ा सा बस ऊपर से बता देता हूँ। x+y की पावर n विल गिव यू अ समेशन, 0 से n तक हम लोग r को ले जाएंगे, और NCR x n-r/r। टेस्ट करना है आपको, तो आप लोग स्क्वायर को टेस्ट करिए। समेशन r 0 से 2 तक जाएंगे, ठीक है, 2CR x 2 - r एंड y r। इसका मतलब आप लोग जानते हो ना क्या होता है समेशन। समेशन हम लोग करेंगे एक एक, ये पहली टर्म है, मतलब ये जनरल टर्म है, दिस इज अ जनरल टर्म। टर्म्स कितनी होंगी, हम लोग ने दिया है r 0 से 2, मतलब 2 टर्म होंगी, और एक एक करके हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे। सो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म r = 0 पे, और ऐसी जितनी भी टर्म्स आएंगी उनको हम लोग ऐड करते जाएंगे, सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, पहली टर्म आएगी r = 0 पे, 2C0 x 2 - 0 y0, विच विल बी, बताइए, NC0 इज ऑलवेज अ 1, x² y0 इज 1। ठीक है, दूसरी टर्म आएगी r = 1 पे, r = 1 हम लोग पुट कर देंगे, 2C1 x 2 - 1 y1 विल गिव यू व्हाट, 2xy। अब आएगा थर्ड टर्म r = 2 पे, ये टर्म क्या आएगा, 2C2 x 2 - 2 y2, which will be what, 2C2 is 1, x2 - 2 is x0, which is a 1, and y², so y²। तो इन तीनों को अगर हम लोग ऐड कर दें, इसी को ये डिफाइन करता है, इसका मतलब ये होता है, तो वो हम लोग को दे देगा x² + 2xy + y²। समझ गया ना बात को, ये होता है बाइनोमियल में। एक बार बाइनोमियल हम लोग देख लेते हैं 3 के लिए, x+y होल क्यूब। ठीक है, तो हम लोग ये प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे जनरल टर्म का, हम लोग का इसका फॉर्मूला जाएगा समेशन r वैल्यू 0 से 3 तक। ठीक है, 3CR x n माइनस, आई मीन 3 माइनस,
ई माइनस आर वाई आर, करेक्ट। तो अब सबसे पहले फर्स्ट हम लोग निकालेंगे आर इक्वल टू जीरो पे। आर इक्वल टू जीरो पे क्या आएगा, 3c0 एक्स थ्री वाई जीरो, क्या वैल्यू होगी इसकी, करेक्ट। वन पे देखते हैं अब एक बार। वन पे जो हम लोग देखेंगे 3c1 एक्स थ्री माइनस वन वाई, विच विल गिव यू 3c1 will be a 3, x 3 minus 1 will be a x square, y as it is will be a y। यहाँ पे 1 था। 2 पे देखते हैं 3c2 x 3 minus 2 y 2। 3c2 कितना होता है, जैसे 3c, चलो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इतना बात याद रखेंगे हम लोग कि एन सी आर इज ऑल्सो इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। मतलब आप टू 3 - 2 अगर करोगे तो भी बना जाएगा। तो इसलिए 3c1 और 3c2 की वैल्यू बराबर होती है। बाकी आपको मतलब वैल्यूज याद इसकी तो एटलीस्ट याद मतलब आना चाहिए निकालना। नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप सीख सकते हो, सीख लो। अगर नहीं भी आता है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत गलत बात है, आप लोग सीख लो ये सब चीजें, मतलब सीख लो, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हो गया आर इक्वल टू 2 का, ठीक है। आर इक्वल टू 3 लेट सी, तो 3c3 एक्स 3 - 3 वाई 3, अगेन 1, एक्स की पावर 0 इज 1 एंड वाई क्यूब, क्या बना, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब। तो हम लोग का प्रूव हो गया। हम लोग ने समझ लिया कि कैसे ये बाइनोमियल से ही, मतलब जितना भी ए प्लस बी की पावर समझो वो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लेट्स सी, आगे देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है। हाँ, इट वाज दिस सिक्स्थ क्वेश्चन में भी, हाँ सिक्स क्वेश्चन एक्स प्लस वन होल 5। ओके, सो उसको हम लोग देखते हैं। एक मिनट, एक्स प्लस वन की पावर 5, इसको अगर मैं कहूँ तो कैसे लिखेंगे हम लोग, समेशन r0 से 5, 5c r, एक्स की वैल्यू 5 माइनस आर एंड वन की वैल्यू आर। ओके, अब इसको खोल के लिख देते हैं हम लोग पूरा, जितना भी हम लोग को आता है। स्टार्ट करते हैं r0 से। r0 पे क्या बना, 5c0 1 इंटू एक्स 5। ओके, आर की वैल्यू 1 पे। और मैं ये कहूंगा कि पीछे जैसे मैंने भी आप लोग को बाइनोमियल का इतना थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है, तो थोड़ा बहुत आप मतलब फॉर्मूला समझ लो। तो एटलीस्ट मतलब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके एक बार आप खुद भी देख लो। इसके आगे मैं 2 मिनट का ब्रेक जैसे ले रहा हूँ, जब तक बात कर रहा हूँ तब तक मैं आप देख लूंगा कि क्या आ रहा है, और फौरन मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब आप थॉट कहाँ पे गलत कर रहे हो। तो ये बहुत हेल्प करता है, मतलब एट द स्पॉट आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये मैं गलत गलत सोच रहा था। तो वो चीजें आपको सीखनी है। वरना अगर आप केवल देखोगे तो लगेगा यार ये तो मैं भी कर लेता, लेकिन वो एक्चुअली आप नहीं कर पाते। इसलिए तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब एक्स 5 - 1 हो जाएगा इस बार, तो 4। और वन को आप चाहे जितना, वन वन आर इज ऑलवेज अ वन, सो दिस विल बी अ 5x4। नाउ आर की वैल्यू 2 विल गिव यू अ 5c2 एक्स 5 - 2, करेक्ट। 5c2 कैसे निकालेंगे, 5 × 4/2 10, सो इट विल बी अ 10x³ राइट। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पे, आर इक्वल टू 3। जब हम लोग ने आर इक्वल टू 3 निकाला तो हम लोग के पास आएगा 5c3 विच विल बी सेम एज 5c2, अभी मैंने बताया कैसे। और x 5 - 3 will be a 2, which will give you a 10x², then will be r4 x1, 5c1 5 times of x, फिर r5, ओके। तो इसको अब मैं अगर पूरा लिख दूं एक साथ, तो आपका बन रहा था 1 प्लस x5 प्लस 5x4 प्लस 10x³ प्लस 10x²। 2 3 4 5 1, हाँ करेक्ट, यही बनेगा आपका। सो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं
नहीं नहीं, आई थिंक कुछ मिस कर रहे हैं इसमें। हाँ 5x, एक 5x और आएगा तो इसमें 5x, ये आपका पूरा आप बन के निकल आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस इसको हम लोग पुट कर देंगे उसी क्वेश्चन में और फिर देखेंगे कि मतलब कितना हेल्प हम लोग को मिल रही है। सो पूरे टर्म को अगर क्वेश्चन में पुट करें, क्वेश्चन क्या था, ये था क्वेश्चन आपका। तो इसी में ये पूरी वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे तो। सो क्लब कर दूंगा मैं, तो इससे बन जाएगा 5x4 प्लस 10x3 प्लस 10x2 प्लस 5x+1, ये हो गई इतनी वैल्यू। ओके, -1 होल डिवाइडेड बाय x। तो 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, इतनी चीज आपके पास बच जाएगी। कितनी चीज है, पूरी चीज लिख लेते हैं फिर से। होल डिवाइडेड बाय एन एडिशनल x। तो अब इजी हो गया, हम लोग की लिमिट क्या टेंड कर रही थी, 0 पे। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग नीचे वाले x को तो काट ही सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, नीचे वाले x को तो हम लोग काट ही सकते हैं। तो हम लोग सिंपली इसको क्या बना देंगे, देखो, x अगर हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x4 प्लस 5x³ प्लस 10x² प्लस 10x+5x, ये बन गया आपका। और लिमिट क्या थी, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। जब इसमें वैल्यू पुट करी, 0 0 0 0, और बचा क्या, 5। तो इसका आंसर हो गया 5, विच इज अ वैलिड आंसर। तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। ये बहुत स्लाइटली मतलब थोड़ा सा वैसे मिक्स कॉन्सेप्ट तो ये कि पूरी तरह से नहीं है ये, बस मतलब सिंपल सा ही क्वेश्चन, जब बाइनोमियल सीख लोगे तो समझ जाओगे कि मतलब कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये ऐसा वाला क्वेश्चन है। आई होप समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो फिर से इसको पीछे करके देख सकते हैं। मैंने बाइनोमियल भी मतलब जितना मैं सोचता था इजीली समझा सकता हूँ उतना मैंने सॉफ्टली समझाया है बाइनोमियल भी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 है, लिमिट x टेंड्स टू 2, राइट, एंड 3x² माइनस x माइनस x² - 4। चलिए लिमिट रख के देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। 12 - 12 0, 4 - 4 0, और इनवैलिड, राइट। तो इसके लिए हम लोग को कुछ और करना पड़ेगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मेथड ही हम लोग को इस समय करेंटली कितना पता है, केवल एक ही मेथड पता है हम लोग को सिंप्लीफाई करने का। तो वही मेथड अभी लगा सकते हैं, बाद में थोड़ा देखेंगे क्या और भी क्या कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन अभी केवल सिंप्लीफाई करें। तो 3x² - x - 10, इसको क्वाड्रेटिक में तोड़ो, ट्राई करो सब लोग खुद ही। क्वाड्रेटिक में कैसे तोड़ते थे, 3 × 10 गिव्स यू 30। कोई दो ऐसे नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट 30 हो और उनका डिफरेंस आए -1। 10 × 3, 30 तो बना रहे हैं लेकिन डिफरेंस, और कुछ सोचो क्या हो सकता है, 5 × 6 और डिफरेंस आ रहा है 1। हाँ, इसको अगर थोड़ा मैनिपुलेट करें तो इसमें फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब करके देखते हैं क्या करेंगे इसमें। 3x², मुझे डिफरेंस -1 चाहिए तो मैं 6 - 5 करना चाहता हूँ, तो इसलिए -6x + 5x - 10। 3x कॉमन ले लूँ अगर मैं, 5x - 2, x - 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ। आप लोग हमेशा ये देखोगे लिमिट के क्वेश्चंस में, जो भी आपको बर्डन कर रहा था, जो भी आपके बेस में, जैसे बेस में इसमें आ रहा था एग्जाम्पल के लिए x² - 4, जो कि बन रहा था 0, जो आप सिंप्लीफाई करोगे एक ऐसा टर्म जरूर आ जाएगा जो आपके बेस को काटे।
और बेस में भी वो चीज जो जीरो बन रही थी। अभी दिखाता हूँ कैसे। ऊपर का तो आप लोग ने मैनेज कर लिया है। नीचे जो टर्म है x² - 4, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो पूरी चीज जो हम लोग की अभी पीछे बनी, 3x + 5 मल्टीप्लाइड बाय x - 2, डिनोमिनेटर में x + 2 एंड देन x - 2। तो ये देखो, बस अब यहाँ से सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। लिमिट में था ही क्या, x को पुट करना था हम लोग को 2, 2 या -2, 2। तो अब हम लोग इसमें का लिमिट पुट करके देखते हैं, 3 × 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2 + 2, 6 + 5, 2 + 2, which is a valid answer. So good, good, good. Okay. Now let's hop on to the next question. Question number 8. इसमें कितने क्वेश्चंस हैं आपकी इस एक्सरसाइज में? 32. So I'll try to do 16 questions, at least 16 today. नहीं नहीं नहीं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज भी तो वो सब बताना पड़ेगा। लेट्स सी कितना करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? राइट, एट क्वेश्चन है। फर्स्ट एट क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 3, x4 - 81 डिवाइडेड बाय 2x² - 5x - 3। करेक्ट। वैल्यू डाल के देख लेंगे, 3 की पावर 4 - 81, 2 3² - 5 3 - 3। ऊपर तो बन गया 81 - 81 0, नीचे बन गया 9 2 18, 18 - 18 0। ये अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो ये तो आपको मतलब दिखाना ही है। अगर आप जेई के लिए हो तो अभी मैं बेसिक्स आपकी क्लियर कर रहा हूँ, तो इस वजह से इतना स्टेप वाइज दिखा रहा हूँ। वरना आपको ऐसे दिमाग में क्लिक ही हो जाना चाहिए। ऊपर जीरो आप बाद में चेक करोगे, पहले नीचे जीरो चेक करोगे। ठीक है। जैसे ही नीचे जीरो बन रहा हो और ऊपर तो सिंपल दिया ही होगा, ऑलमोस्ट दिख ही रहा है कि भाई 3 × 4 = 81 एंड वो दोनों कट रहे हैं आपस में। तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब देखने की जरूरत नहीं है कि 0/0 फिर इंडिटरमिनेट। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि इसमें करना क्या है। और वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है कि पहले से सीख के नहीं आता है, प्रैक्टिस से सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसमें आप लोग ने देख लिया है कि 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अब हम लोग को इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करें देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये x4 - 81 जो है, ये मतलब बहुत ज्यादा स्क्वायर 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 चिल्ला रहा है हर तरफ से। ये 9 का स्क्वायर, ये x² का स्क्वायर। तो चलो लिख लेते हैं, क्या पता शायद काम आ जाए। x² - 9 का स्क्वायर, विच विल बी x²। करेक्ट, x² का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो x² - 9 एंड x² + 9। अरे ये तो फिर से वही स्क्वायर स्क्वायर चिल्ला रहा है। ये x का स्क्वायर a3 का स्क्वायर है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरा न्यूमरेटर तो अब थोड़ा मतलब सॉल्व दिख रहा है मुझे। और मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी लिमिट है x → 3। तो अगर मैं ये टर्म कहीं से काट दूं तो मेरा न्यूमरेटर तो जीरो नहीं हो रहा है। फिर अगर चाहे बेस जीरो हो जाए तो मैं उसे इन्फिनिटी आंसर लिख दूंगा, लेकिन ये मैं ट्राई करूंगा काटने की। तो बेस देखता हूँ क्या है। बेस में मेरे है क्वेश्चन नंबर, नो नो 8, लाइक सो। बेस में है 2x² - 5x - 3, 3 × 2, बट -3 × 2 -6। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट हो -6 और डिफरेंस हो -5। ओके। 2x + 1 टाइम्स x - 3 ओ। तो इसका मतलब x - 3 और x - 3 कट रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ से मुझे पता चल गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, खत्म हो गया। इतना ही मुझे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर इसे फिर से लिखूं, x + 3 x - 3
एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 एंड x माइनस ऑफ 3 कट गया, तो x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 2x प्लस 1 where limit was tending to a 3, पुट कर देंगे वैल्यूज, तो 6 9 plus 9 which is 18 divided by 7, so ये हम लोग का बन जाएगा 108/7 which is a valid answer. Got it? मतलब स्टेप वाइज आप लोग चले, इसमें आपने पहले देखा कि भाई ये तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो उसके बाद अभी के लिए करेंटली हम लोग को एक ही मेथड आता था, उसको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई कैसे करा, वही सेम तरीका। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, राइट? क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स डू दिस। लिमिट x tends to a 0, a x plus b whole divided by c x plus 1, वैलिड आंसर। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, बस वैल्यू पुट करनी थी, इसीलिए मतलब एक बार वैल्यू पुट करना है। अब ये तो मैंने भी बताया था कि अभी तो मतलब ऐसे मैं दिखा रहा हूँ वैल्यू पुट करके, लेकिन एक्चुअल में आप आपके लिए अंडरस्टूड है, क्वेश्चन देखते ही आपको वैल्यू पुट कर ही देनी है दिमाग में ही, भाई ये 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे सोच लेना है इसको। काफी मतलब इसमें तो मुझे लग नहीं रहा ज्यादा कुछ गंदे क्वेश्चन है नहीं इसमें कोई। ये वाला देखते हैं, लिमिट z tends to a 1, z1/3 minus 1, z1/6 -1। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। इसके लिए आप लोग मतलब, इसके लिए अगर 10-15 मिनट भी आपको सोचना पड़ता है तो सोचो, जितना सोचोगे उतना दिमाग तेज होगा। अभी ट्राई कर लिया एक बार। जब मैं लिखता हूँ x² - 9, तो आप इसको क्या करते हो, x-3 x+3 में तोड़ते हो ना। जब मैं लिखता हूँ x⁴ -16, तो इसको आप x² + 4 में तोड़ते हो, x² + 4। सो आपने क्या ये चीज नोटिस की कि जब आप मतलब इसको ये a² - b² वाले फॉर्मूले से तोड़ते हो, तो जो भी आपकी पावर होती है वो डिवाइड बाय 2 हो जाती है। अगर 4 है तो 2 हो रही है, 2 है तो 1 हो रही है, अगर 16 पावर होगी तो 8 हो जाएगी। इतनी बात समझ आ रही है हम लोग को? बहुत मतलब बहुत ब्रूट ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, लेकिन इसमें भी काफी डेप्थ होती है, बहुत ज्यादा मतलब इसमें डेप्थ तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मैथ होती है इसमें भी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि मतलब पावर, फ्रैक्शन पावर्स क्या होती हैं और ऐसी पार्ट्स क्या होती हैं। ज्यादा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सोचोगे ना इस बारे में खुद ही समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने कहा कि मैं इसको इसका अंडर रूट ले रहा हूँ, तो इसको मैं हर जगह ऐसे थोड़ी लिखूंगा, और मैं इसका 2 बार अंडर रूट अगर ले रहा हूँ तो ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, यही तो होता है अंडर रूट का मतलब, तभी तो जब हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो एक्स 2/2 कट के हम लोग को 1 दे देता है। समझ गए बात को? तो ऐसे इसको सोचना है। फ्रैक्शन पावर्स देख के कभी डरना नहीं है, ये समझ लेना है ये अच्छा है। जैसे हम लोग की नॉर्मल पावर्स उसकी वैल्यू बढ़ाती है तो ये घटा रही है, सिंपल इतना सोच सकते हैं एक बार। z1/3 -1, z1/6 -1, लिमिट z टेंड्स टू 1। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक बार के लिए। पहले वैल्यू पुट करके देख लेते हैं भाई। फर्स्ट स्टेप, 1 1/3 -1, 1 1/6 -1, what does it come out to be? बड़ा बड़ा लिखा हूँ। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आगे तो और भी स्टेप्स आएंगे, अभी के लिए क्या पता है, सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई कैसे करें भैया, अभी तक तो a² + b² a² - b² ऐसे टाइप में आ रहा था, क्वाड्रेटिक बन जा रहा था, सिंपली हम लोग कर ले रहे थे, कट जा रहा था, वैल्यू पुट कर देते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सोचेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। नीचे मेरा बन रहा है z 1/6, ऊपर है z1/3,
क्या जेड 1/6 को 1/3 के जैसा तोड़ सकते हैं? ऐसा तो कुछ कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या Z1/3 को हम लोग 1/6 बना सकते हैं? कैसे? Z1/3 है। अगर मैं सोचूं इसको ऐसे लिखने की, तो क्या ये गलत है? क्योंकि देखा जाए तो क्या है ये Z1/6 इंटू टू, और ये कट के बन जाएगा Z1/3। तो मतलब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना? तो अब देखते हैं क्या होता है। Z1/6 का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z1/6 - 1। ओ हो, फिर से भैया ये तो वही बन रहा है, आपस में कट जाएंगे ये लोग भी। 1/6 -1, 1/6 + 1 डिनोमिनेटर में क्या बचा? सेट की वैल्यू, फाइनल आंसर। क्या ये बात समझ आई? फिर से एक बार दिखा देता हूँ। मैंने अगर कहा ए स्क्वायर, इसका अगर अंडर रूट लेते हैं, और मैंने अगर कहा ए अंडर रूट, इसका अगर स्क्वायर लेते हैं, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? A1 1/2 इंटू टू, A1। बेसिकली काम तो, आउटपुट तो सेम है ना दोनों का, दोनों का आउटपुट तो सेम है। तो ये फ्रैक्शंस वाले से डरना नहीं है हम लोग को, हम लोग को बस इसे सॉल्व करना आना चाहिए। अब ये मत कर देना कि इसको स्क्वायर लेने लग जाओ कि भाई ये तो 1/2, इसका स्क्वायर ले लिया 1/4। ये सब नहीं होता है पावर्स में। अगर पावर बाहर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर पावर अंदर है, A1/2 मल्टीप्लाइड विद A1/2, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी? 1/2 + 1/2। बट अगर है A1/2 स्क्वायर, तो ये वाली जो पावर है ये स्क्वायर कर रही है पूरे 1/2 वाले तुम्हारे अंदर जो भी वेरिएबल दिया है उसको, 1/2 इंटू टू हो जाएगा। हाँ, तो बस हम लोग को इसमें इतना सोचना था। ओके, सो लेट देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, 9, नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 था ये, मे बी। हाँ, 10 था। चलो 11 देखते हैं। 11 में भी कुछ नहीं। x टेंड्स टू 1, ax² + bx + c होल डिवाइडेड बाय cx² + bx + a। हम लोग पूरी में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू 1, क्या बन जाएगा? डिवाइडेड बाय c + b + a। ओ, ये तो कट गया। और हाँ, काटने से पहले जैसे इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन दी है इसलिए बता रहा हूँ। अगर a + b + c की वैल्यू दी होती 0, लेट्स अज्यूम, तो ये फिर से कट नहीं रहा था, ये 0/0 फॉर्म बन रहा था। मतलब ये सिमिलर हो जाता अगर तुम इसे काट देते, और मानो मैं कह देता कि a + b + c तो 0 है, तो तुम बताओ इसे काट सकते थे कि नहीं? या कभी 0/0 को ऐसे काट के हम लोग 1 लिख सकते हैं? ये तो इनवैलिड होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो ये तो कर नहीं सकते हैं, रॉन्ग। तो इसके लिए क्या होता है, ये इन्होंने फर्दर इंफॉर्मेशन दी कि a + b + c इज अनइक्वल टू 0। इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और इसको काट सकते हैं, तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 1, विच इज अ वैलिड आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट x टेंड्स टू -2, 1/x + 1/2 होल डिवाइडेड बाय x + 2। तो x की वैल्यू अगर हम लोग इसमें -2 पुट करें, तो कितनी हो रही है? -1/2 + 1/2 -2 + 2। सॉल्व करेंगे इसको तो हम लोग पाएंगे कि ये तो 0/0 फॉर्म फिर से बनता है। तो इसके लिए क्या करें? फिर से वही, अभी एक ही मेथड पता है तो बस एक ही मेथड लगाएंगे, वरना कई सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं। आपको ये बताना है सिंप्लीफाइड
वर्जन में, तो फिर ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, 2x 2y 2 + x। समझ आ रहा है? बस इसको मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया जो समीशन दिया हुआ था। तो मेरा डिनोमिनेटर मेरा न्यूमरेटर कैंसिल हो गया है, 1/2x मेरे पास बचा है। यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू पुट कर दूं -2, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है -1/4, विच इज अ वैलिड आंसर। सो यहाँ तक हम लोग ने कर लिया है 12th क्वेश्चन तक, जो कि सिंप्लीफाइड मेथड से होने थे, जिनमें केवल सिंप्लीफिकेशन करना था, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना था, कैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है वो चेंज करना था, और हम लोग के पास आंसर आ जा रहा था। आगे वाले क्वेश्चंस के लिए मुझे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वालिटीज थोड़ी सी, क्वेश्चन थोड़ी सी बतानी पड़ेंगी। ये देखते हैं। ये तो बाइनोमियल फॉर्म है जो मैंने क्लियर करा दिया था कि कैसे होता है। और कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि ठीक से ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में बात की गई है। तो मुझे बुक निकालनी पड़ेगी, 1 मिनट मुझे। इसमें एज सच बुक में भी इतना वैसा नहीं दिया हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ, आपको फॉर्मूलेज बता देता हूँ, जो मतलब आइडेंटिटीज जिन्हें मैंने बताया था, जैसे एक एग्जांपल दिया था साइन एक्स बाय एक्स का, वैसी आइडेंटिटीज जो होती हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो उससे आपका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट है वो मैं करा दूंगा, इतनी चीजें लेके आपको याद करनी होगी, ठीक है? तो सबसे पहले बहुत बेसिक पे आता हूँ, ठीक है? साइन नंबर में फॉर्म है। अगर मैं कह दूं कि मेरी लिमिट है जो टेंड कर रही है ए को, तो मेरा साइन एक्स क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं, हम लोग साइन ए लिख देंगे उसके बाद से। यही तो मतलब होता है, 0/0 फॉर्म अगर नहीं बन रहा है तो वैल्यू पुट कर दो। सिमिलरली, x टेंड्स टू b of tan x will be a tan of b, I'm sorry, will be tan x का ये हो जाएगा tan of b। वैल्यू पुट कर दिया, ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक, अगर मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास वो आया है वेरिएबल, तो उसके लिए क्या करना है। हाँ, ये तो हो गया जो डिफाइंड है वो। अब मैं बताता हूँ कब डिफाइन नहीं होता है। जैसे कि मैं कह दूं मेरी लिमिट है, एक्स टेंड कर रही है पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी, और यहाँ मैं रख दूं साइन, तो इसको कहेंगे नॉट डिफाइंड। जो कि कैलकुलेटर करता है, लिख देता है एरर, ठीक है? फॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू अ पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी, साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा टेन एक्स, सिमिलरली कॉसेक sec and cot x, all will give you an not defined result, all will give you an error of not defined। ये मतलब डिफाइंड ही नहीं है डोमेन में कभी। तो अब ये हो गया बेसिक कि x टेंडिंग टू a है तो बस a आ जाएगा। अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, फॉर साइन कॉस टेन सेक कोसेक एंड कॉट, तो वो नॉट डिफाइंड है। अब कुछ इसके लिए मैं आपको वो बता देता हूँ थ्योरम्स। तो इसकी पहली थ्योरम होती थी, अगर मैं कह दूं फंक्शन, थ्योरम वन, ठीक है? एक मिनट में इसी को बड़ा कर देता हूँ, उसके यूज। थ्योरम वन, थ्योरम वन कहती है एफ कॉमा जी, ठीक है, ये टू रियल वैल्यूड फंक्शंस विद सेम डोमेन, मतलब इनकी डोमेन इज डिफाइंड अक्रॉस ऑल एक्स। तो उस केस में अगर एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स, ये दो फंक्शन है बेसिकली। एफ को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, और जी को आप लिख सकते हो एक्स। तो इफ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स, तो उसके लिए इन लोग की लिमिट्स अगर हम लोग पुट कर दें, लिमिट मैंने रख दी एक्सटेंडिंग टू ए फॉर एफ एक्स, और लिमिट मैंने रख दी एक्सटेंडिंग टू ए फॉर जी एक्स, तो उनकी लिमिट्स में भी सेम, मतलब उनकी वैल्यूज का भी सेम ही वो मतलब ऑर्डर रहेगा। अगर एफ एक्स वॉज लेस देन इक्वल टू जी एक्स, लिमिट रखने पर भी
एफ एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू जी एक्स, यानी एफ ए will also be less than or equal to GA. This is the first theorem. Okay. Now let's see a limit number. Question और थ्योरम मैंने सैंडविच थ्योरम शायद बताई है कि नहीं बताई है, I don't remember. एक चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, देखो सैंडविच थ्योरम क्या कहती है बहुत अच्छे से बताता हूँ। मैं कह दे रहा हूँ कि मेरे पास एक है फंक्शन एफ, एक है फंक्शन जी, और एक है फंक्शन एच, और मेरा एफ एक्स और ये उनका मतलब रिलेटिव ऑर्डर है, यानी जी एक्स जो है वो एफ एक्स से तो बड़ा है लेकिन एच एक्स से छोटा है। और मैंने जब लिमिट निकाली, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए फॉर एफ एक्स, वो आई मान लो बी, ये आंसर आया एफ एक्स का। और लिमिट जब मैंने निकाली एक्स टेंडिंग टू ए पे एच एक्स का, उसकी भी वैल्यू बी आई। क्या इसका मतलब समझ रहे हो क्या होगा? जब ए की एक्स की वैल्यू ए पे एफ एक्स की वैल्यू बी है, एक्स की वैल्यू ए पे एच एक्स की वैल्यू बी है, तो इसमें ध्यान से देखो, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये भी तो है। अगर मैंने भी बताया कि अगर f इज लेस देन g, तो लिमिट रखने पर भी f विल बी लेस देन लिमिट रखने पर x की लिमिट रखने पर g। इतनी बात तो मैंने बताई भी आपको। तो सेम चीज अगर आपने यहाँ पे किया है कि बस लिमिट रख दी, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ जी एक्स विल लेस देन और इक्वल टू बी लिमिट ऑफ एच एक्स। लेकिन हम लोग ने ये पाया कि एफ एक्स की लिमिट वॉज इक्वल टू एच एक्स की लिमिट। तो इसका मतलब क्या था कि लिमिट एट एक्स टेंडिंग टू ए फॉर एफ एक्स is equal to limit at x tending to a for gx is equals to limit x tending to a for hx। तभी तो यहाँ पे b और यहाँ पे b इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, b। यही है सैंडविच थ्योरम कि अब सैंडविच, ये तो हो गया थोड़ा एक्सप्लेनेटरी, अब सैंडविच थ्योरम का सिंपली लिख दो। ये होता है कि इफ f इज लेस देन और इक्वल टू g इज लेस देन और इक्वल टू h, और लिमिट रखने पर f की वैल्यू इज इक्वल्स टू लिमिट रखने पर h की वैल्यू, तो वही सेम वैल्यू आएगी जो हम लोग लिमिट रखेंगे बीच वाले फंक्शन में, यानी कि g पे। गॉट इट? तो यही है सैंडविच थ्योरम। क्यों कहते हैं इसे सैंडविच थ्योरम? बिकॉज अ फंक्शन इज गेटिंग सैंडविच्ड बिटवीन टू फंक्शंस। सो दिस इज द सैंडविच थ्योरम, इट विल बी यूज्ड फॉर द। बहुत अच्छी थ्योरम है ये, मतलब बहुत सिंप्लीफाई कर देती है, कुछ बहुत कठिन क्वेश्चन इसे सॉल्व करता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आगे भी बताऊंगा। तो सैंडविच थ्योरम, अब इसके आगे वो जो मैंने एक आपको आइडेंटिटी बताई थी उसी को मैं दिखाता हूँ कितने ज्यादा केसेस बन सकते हैं। वैसे ही ऑलमोस्ट सारी होती है, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे उससे। मैंने कह दिया अगर x टेंड्स टू अ जीरो, दिस इज अ जीरो, दिस इज अ सिंपल जीरो, x टेंड्स टू अ जीरो पे साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, साइन जीरो बाई जीरो आइडेंटिटी के हिसाब से वन। लेकिन अगर मैं कह दूं लिमिट x टेंड्स टू अ जीरो फॉर साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, तो अब हम लोग क्या करें भैया, यहाँ पे तो ए एक्स था, यहाँ पे बी एक्स आ गया है, तो ए एक्स बाई एक्स का तो पता है, इसका क्या करें? कुछ मत करो। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, सेम चीज ही तो है ये। इसका आंसर तुझे पता है कितना है? लिमिट अंदर रहेगी उसके, सॉरी। इसका आंसर तुझे पता है कि ये वन मल्टीप्लाइड बाई ए बाई बी, फाइनल आंसर आ गया ए बाई बी। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, कैसे मैनिपुलेशन करना है, मतलब ये क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चंस करते रहोगे अपने आप आ ही जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा हो गया, और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल टू में अगर मैं कहूँ लिमिट x tends to a pi by 2 this time and there is a cos 2x 4 divided by sin of x, तो इसके लिए क्या होगा? चलो लिमिट पुट करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हो जाएगा
cos of 2 times of pi by 2 whole divided by sin of pi by 2। इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा cos pi बाय sin pi by 2। cos की वैल्यू पाई पे कितनी होती है? -1। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/1 विच इज इक्वल्स टू माइनस, जो कि वैलिड आंसर है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जिसमें मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ये बस मैंने स्टार्ट किया है, अभी मैंने इसके आगे कुछ ऐसे फॉर्मूलाज या कुछ आपको अभी इसके लिए नहीं बताए हैं। तो अभी थोड़ा सा बस मैंने मैनिपुलेशन बताया है, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक चेंजेस होते हैं। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री जब आ जाती है तो उसमें कैसे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ता है, थोड़े से आइडेंटिटी बनानी पड़ती है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, जैसे वो साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स वाले क्वेश्चन में थी। तो अभी तो मतलब मैंने इंट्रो दिया है, अब इसके आगे मैं देखता हूँ कि अगर कुछ क्वेश्चंस हैं कि मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहे हैं ऐसे सिंपल क्वेश्चन, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। और वही एनसीईआरटी में शायद है। Let's see. Inequality is the function is sandwiched between function cos x and the function which takes the value 1। ये भी एक तरीका है सोचने का, जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स को 1 कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग। तो वो कह रहा है कि साइन एक्स अपॉन एक्स इज सैंडविच बिटवीन द फंक्शन कॉस एक्स एंड द कांस्टेंट फंक्शन व्हिच टेक्स द वैल्यू 1। थोड़ा सा मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, लेकिन ऐसे मत सोचो, इसको ऐसे मत सोचो, इसको अभी एज एन आइडेंटिटी समझ के आगे बढ़ जाओ। जब सैंडविच थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस कर लोगे अच्छे अच्छे, तो अपने आप समझ आ जाएगा कि मतलब एक्चुअली में वो कह रहा था। ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट लिमिट। हाँ, ये यहाँ पे लिमिट्स प्रूव कर रहे हैं, वो जो मतलब आइडेंटिटीज हैं वो क्या रीच करती हैं, कौन सी लिमिट रीच करती है वो प्रूव कर रहे हैं। तो साइन एक्स बाय एक्स हमने बता दिया 1 हो जाता है, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स 0 हो जाता है व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू अ 0। ठीक है, इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो 1 माइनस कॉस एक्स अगर दिया है, केवल कॉस एक्स का मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ कि ये 1 चला जाए यहाँ से। ये कॉस 2x का फॉर्मूला होता था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल ठीक है भैया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या तो फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे था 2x तो बन रहा था x, यहाँ पे है x तो क्या बन जाएगा x/2, है ना। ये तो बनेगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स को मैं अगर लिखूं, 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1 भी लिख सकता हूँ, या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या था, 1 माइनस, सिर्फ इतने की बात है, ये इग्नोर द 1, ये नहीं है। कॉस एक्स को मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। अब 1 माइनस कॉस एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ ताकि ये 1 चला जाए, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या होगा, इट विल बी, क्या बचेगा, केवल 2 साइन स्क्वायर ऑफ x/2। ऊपर की चीज तो मैंने पूरी क्लियर कर ली है, ऊपर मेरा क्या बच रहा है इस क्वेश्चन में, केवल 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, हाँ जैसे ये देखो 1 माइनस कॉस एक्स को इन लोगों ने इस फॉर्म में लिख लिया है और बेस में आ रहा है x/2, नहीं सिर्फ x। हाँ तो अब देखते हैं मेरे पास क्या बच रहा है, 2 साइन स्क्वायर x/2 होल डिवाइडेड बाय एन x। इस 2 को मैं नीचे उतार देता हूँ, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय x/2। लेकिन मैंने तो बताया था साइन a बाय a व्हेन लिमिट मेक्स x इनटू अ 0। जब a 0 हो रहा हो तो साइन a बाय a बनता था, लेकिन यहाँ तो साइन स्क्वायर x है तो उसको दो फॉर्म में लिख लेंगे ना, साइन x/2 बाय साइन x/2 इंटू साइन x/2 व्हेन लिमिट x टेंड्स टू अ 0। इतनी चीज क्या बन जाएगी, बट ये चीज क्या बन जाएगी। तो फाइनल हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग ने निकाल लिया कि अगर 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स है, लिमिट एक्सटेंड कर रही है 0 की ओर, तो आंसर आएगा 0।
ये हो गई एक बात। दूसरी बात हो गई, लिमिट x टेंड्स टू अ जीरो, साइन x बाय x विल गिव यू अ वन। तो ये दोनों आइडेंटिटीज अभी के लिए सफिशिएंट है। इन्हीं को मैनिपुलेट करके हम लोग कई सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो मतलब इससे बहुत अच्छे अच्छे तरीके मैं बता दूंगा, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल, ऐसे करके कई अच्छे अच्छे आते हैं, वो मैं बता दूंगा तो उससे और इजी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अभी के लिए बेसिक्स जैसे सारी क्लियर होते जाएंगे तो उसके हिसाब से सही रहेगा।